न्यूमेरिकल्स नाइटमेयर, नॉट एनीमोर। अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनेंगे सुपर डुपर इजी। व्हाई फियर व्हेन लर्नर हब इज हियर। आज बारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वन शॉट वीडियो। इस एक वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे और आप इस वीडियो को सिर्फ देखोगे नहीं, मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और ये मेरा वादा है कि अगर आप इस पूरे वीडियो के दौरान मेरे साथ बने रहे तो इसको करने के बाद सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही नहीं, इन टॉपिक से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स को आप खुद से काफी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे। तो जुड़े रहो मेरे साथ इस पूरे वीडियो के लिए और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स को करो क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी लोग तैयार हो हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने के लिए? तो चलो पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। और ये भी एक डील रखते हैं हम आपस में कि हम रुकेंगे नहीं इस पूरे चैप्टर को खत्म किए बिना। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, सिर्फ 11 क्वेश्चंस है, लेकिन 11 क्वेश्चन सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, तो उनको करते दौरान ऑलमोस्ट चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक अच्छा खासा रिकैप भी हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है टू चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। दे आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो लेट अस से कि ये चार्ज है +Q, ये चार्ज है -Q। ठीक है, ऐसे Q तो नहीं कह सकते, ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, क्योंकि दोनों के वैल्यूज अलग अलग हैं। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0? टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। अब ये तो हम ऐसे भी अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि भाई पोटेंशियल होता क्या है। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, चलो ले ले क्विक रिकैप। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? पोटेंशियल बोले तो काबिलियत, कितना पोटेंशियल है इस बच्चे में, ठीक उसी तरीके से कितना पोटेंशियल है इस चार्ज में। तो कोई कुछ वैसी कहानी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो एक सिचुएशन देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। यूनिट चार्ज बोले तो मतलब +1 कूलम वाला एक चार्ज है, छोटू सा। ठीक है, जो कहीं दूर इंफिनिटी में है, बहुत ज्यादा दूर है। अब अगर उस चार्ज को मेरे को इंफिनिटी से लेकर के आना है इस पॉइंट P तक, ठीक है, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा भाई? बिना काम किए तो कुछ भी नहीं मिलता, राइट। अब इसको भी अगर इंफिनिटी से P तक आना है, कुछ तो काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मजेदार बात यह है कि चूंकि ये चार्जेस हैं, अभी जैसे फॉर इंस्टेंस अभी के लिए Q जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। तो यानी कि ये टेस्ट चार्ज जैसे जैसे करीब आता जाएगा, वैसे वैसे ये Q जो है इसको रिपेल करता रहेगा। समझ रहे हो? इसका मतलब इस छोटे से टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क डन होगा, दैट विल बी अगेंस्ट दिस रिपल्शन। इस रिपल्शन के अगेंस्ट काम करना होगा ताकि उसको पॉइंट P तक हम ला सके। ये वही वाली बात हो गई, जैसे मान लो कि हम वॉक पे निकले हैं, खूब तेज हवा चल रही है। ठीक है, दो बातें हो सकती है। एक बात ये हो सकती है कि भाई हम ऐसे वॉक कर रहे हैं और हवा भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भाई हम ऐसे वॉक करें लेकिन हवा जो है वो हमें उल्टे डायरेक्शन में धक्का मार रही है। लेकिन अगर हमें फिर भी आगे बढ़ते रहना है तो वी विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द विंड। विंड भले ही हमें इधर धक्का मारी, बट स्टिल हमें अपना काम करते रहना होगा ताकि हम आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ भी कुछ वैसी ही सिचुएशन हो रही है कि ये जो छोटा सा जो टेस्ट चार्ज है, इसको हम इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा टू ब्रिंग इट टू पॉइंट P।
ठीक है, ये जो वर्क डन है बच्चों, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन क्या है, कितना वर्क हम कर रहे हैं, हम उतना ही वर्क कर रहे हैं ताकि ये जो फोर्स है ना, इसके वजह से जो रिपल्शन है उसको हम ओवरकम कर सके। तो बेसिकली ये जो वर्क डन है, दैट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। ये जो सारा वर्क डन है, ये सारा काम क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज Q बैठा हुआ है जो इसको रिपेल कर रहा है, उसीलिए ये सारी कहानी हो रही है। अब ये जो चार्ज बैठा है, ये पॉजिटिव चार्ज भी बैठा रह सकता है, ये नेगेटिव चार्ज भी बैठा रह सकता है, बट इन बोथ द केसेस, एक केस में रिपल्शन होगा तो दूसरे केस में अट्रैक्शन होगा। बट बोलने का मतलब है कि इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि जब भी कोई एक चार्ज बैठा रहता है तो उस चार्ज का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पर। उस चार्ज के आसपास जो भी पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट पे उसका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, और वो पोटेंशियल डिसाइड करता है कि भाई किसी और चार्ज को अगर तुम्हें उस पॉइंट तक लाना है तो तुम्हें कितना काम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये मतलब लॉजिकली जो है ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। ठीक है, अच्छा मैथमेटिकली हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ी होगी, फिलहाल हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे बिकॉज आवर फोकस इज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, जहां पर Q वो चार्ज है एंड R क्या है, उस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द चार्ज। जैसे यहां पर पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम चार्ज Q, दैट इज R। तो देखो इस एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि भाई Q की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी उतना ज्यादा होगा। ज्यादा बड़ा चार्ज तो उसका पोटेंशियल भी उतना ज्यादा। अच्छा, R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, पोटेंशियल की वैल्यू उतनी कम होगी, यानी कि तुम उस चार्ज से जितना दूर जाते जाओगे उस चार्ज का पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा। ये तो होता ही है ना भाई। अब जैसे मान लो कोई किंग है, अब किंग जहां पर शासन करता है, जो उसका एरिया है, उस एरिया में उसका दबदबा ज्यादा रहता है। अब तुम वहां से छोड़ के किसी और देश में चले जाओगे तो उस राजा का उतना नहीं चलेगा वहां पर। तो कुछ वैसी ही बात है यहाँ पर कि Q से तुम बहुत दूर जाते रहोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, सो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है बच्चों की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन याद रखना है, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, into Q डिवाइडेड बाई R। तो बच्चों इस क्विक रिकैप के साथ हमें ये तो समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q अपॉन R। तो जाहिर सी बात है इन्फिनिटी पे R की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, 1/∞ 0। सो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू हम 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें निकालना है कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 0 हो, राइट? यानी कि उस पॉइंट पर क्या होने वाला है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट अस से हमने बोला कि भाई लेट अस एज्यूम कि यहां पर कोई पॉइंट A है। ठीक है, और हम कहते हैं कि इस पॉइंट A पर जो है पोटेंशियल 0 होगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट पर Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तभी तो नेट पोटेंशियल वहां पे 0 होगा, राइट? अच्छा, तो यहां पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। पहले, क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में, एक बीच मतलब एग्जैक्टली बीचों बीच नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जहां पर नेट पोटेंशियल 0 हो? द आंसर इज यस, हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों की वैल्यूज अलग है, तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल हो सकता है, इसकी वजह से एक पोटेंशियल हो सकता है। क्योंकि इनके साइंस अगर नेगेटिव होंगे तो उस केस में दे मे कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, तो लेट अस से, तो ये हमारा केस 1 है। केस 1 है जहां पर हमने कंसीडर किया एक पॉइंट A एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम Q1। तो हमने ये एज्यूम किया कि भाई एक पॉइंट A है जो Q1 से x डिस्टेंस पर है। अगर Q1 से x डिस्टेंस पर है, इसका मतलब Q2 से कितने डिस्टेंस पर है, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। तो यानी कि इससे वो 16 - x सेंटीमीटर
इतना डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर इस 16 को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.16 मीटर। तो इसको हम 0.16 माइनस x मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर हम इस x को मीटर में ले रहे हैं तो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें यूनिट भी लिख देते हैं, तो इसको हमने लेट्स से x मीटर में लिया है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम देखेंगे पॉइंट ए पर पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू Q1 और पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू Q2, दिस शुड बी इक्वल टू 0, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होना चाहिए, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू Q1, पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू Q2, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से पोटेंशियल एट ए ड्यू टू Q1 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू है x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस x, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें Q1 Q2 की वैल्यू डाल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद उधर 0 है तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा Q1 की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x प्लस Q2 की वैल्यू है -3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस x। अब 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ इसको उल्टा कर देते हैं, x/5 इधर हो गया 0.16 माइनस x बाई 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहां चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा 0.16 × 5 माइनस 5x, ठीक है। अब 5x को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x दैट इज 8x इज इक्वल टू 0.8, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 0.80 डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा 1/10 मीटर, सो दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक आंसर हमारा क्या निकला कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1, ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि x क्या है Q1 से इसका डिस्टेंस है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ ये आंसर लिख दोगे कि एट अ पॉइंट एट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कहाँ से, 10 सेंटीमीटर Q1 से है, राइट, तो वो लिखना जरूरी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा देयरफॉर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्वेश्चन में तो Q1 लिखा हुआ नहीं है, हमने इस पॉजिटिव चार्ज को Q1 मान लिया था। तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि भाई क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है बट पार्टली आ चुका है, क्योंकि दिस इज नॉट द ओनली पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होगा, इसके अलावा भी और भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होगा। बट उसके पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, बाकी साथ साथ सॉल्व तो कर ही रहे होगे आई गेस, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे सिनेरियो 2, ये तो केस 1 था हमारा, अब केस 1 के बाद अब हम देखने वाले हैं केस 2। चलो तो अब देखते हैं हम केस 2, केस 1 की तो कहानी पूरी हो गई, अब बात करेंगे हम केस 2 की, ठीक है। केस 2 में हम लेते हैं कोई, अभी केस 1 में हमने क्या लिया, कोई ऐसा पॉइंट जो इन दोनों के बीचों बीच, मतलब बीच में कहीं पर भी लाई करता हो। अब केस 2 में क्या ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जो इस पॉजिटिव चार्ज के पास कहीं लाई करे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये वाला पॉइंट, लेट अस कॉल दिस पॉइंट बी,
क्या ऐसा कोई बी पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है जहां पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो हो? ये मेरा आपसे सवाल है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा कोई पॉइंट लाई कर ही सकता है, क्या ऐसा कोई पॉइंट लाई कर सकता है? ठीक है, तो केस 2 में हम लेते हैं कंसीडर अ पॉइंट बी नियर Q1। ठीक है, Q1 की तरफ, ठीक है, मतलब बट इस तरफ, दूसरी तरफ। ठीक है, ये बस अभी हम देखेंगे कि क्या ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर भी सकता है कि नहीं। अब देखो, इस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा, जो वी नेट होगा, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई, लेट अस से, मान लेते हैं अभी के लिए, लेट अस से इट इज x, Q1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं, माइनस Q2 क्यों किया? क्योंकि Q2 की वैल्यू तो नेगेटिव है, माइनस Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा? 16 प्लस x, क्योंकि ये x है, ये तो 16 प्लस x हो जाएगा, राइट? तो उसका मतलब 0.16 प्लस x, राइट? अब मेरा आपसे सवाल यह है बच्चों कि क्या इस वी नेट की वैल्यू कभी भी जीरो हो सकती है? आप पूछोगे मैम करके देखते हैं ना, बट हम टाइम वेस्ट ही नहीं करेंगे ना इतना, क्योंकि ये ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता है। कभी भी ये वी नेट जो है, दिस वी नेट विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। अब आप पूछोगे कि मैम ये आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो कि ये वी नेट कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा? वो मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि अब देखो इन दोनों टर्म्स को, इस वाले टर्म में Q1 की जो वैल्यू है ना, वो Q2 से ज्यादा है। फॉरगेट अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव साइन तो हमने कंसिडर कर लिया। Q1 अगर 5 है तो Q2 3 है, यानी कि Q1 की जो वैल्यू है ना, वो Q2 से ज्यादा है, राइट? अच्छा, नीचे का देखो, x की जो वैल्यू है वो 0.16 प्लस x से छोटी है, तो मतलब इसका जो है ना न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा है मतलब इसकी ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी। इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है मतलब ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी, राइट? तो इसका मतलब किसी भी सिचुएशन में x की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो पहला टर्म है ना, इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। अच्छे से समझना बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कहीं पे भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखोगे ना, तो उन्होंने बस सीधा सीधा दो केसेस ले लिया होगा, एक केस इनके बीच का, एक केस माइनस चार्ज के उस साइड वाले पॉइंट का। बट ये इधर का पॉइंट हमने कंसिडर क्यों नहीं किया, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब इसमें आप देखो, किसी भी सिचुएशन में ये वाला जो टर्म है ना, दिस टर्म विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दिस टर्म। इसका मतलब इस वी नेट की वैल्यू कभी जीरो आ ही नहीं पाएगी, हमेशा ही नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि ये टर्म हमेशा इससे ज्यादा है, तो इनका जो रिजल्ट निकलेगा वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो इसीलिए इस पॉजिटिव चार्ज के इस साइड ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो हो। ठीक है, अब आप पूछोगे, अभी तो आपको समझाने के लिए मैंने ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा, आप टकाटक देख के कैसे समझोगे? सिंपल सा है, ये Q1 आप देख रहे हो ज्यादा है, अगर आप इस पॉइंट को Q1 के करीब ले रहे हो मतलब इसका डिस्टेंस कम है, बट चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, मतलब Q ज्यादा होगा और नीचे का R छोटा होगा, मतलब ओवरऑल पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस चार्ज, राइट? और इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमेशा ही बहुत कम होगा, तो इसका मतलब नेट पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे केस 3। तो चलो बच्चों, अब देखेंगे हम लोग केस 3। केस 3 में हम लोग कंसीडर करने वाले हैं एक पॉइंट, ठीक है, यहां पर ये हमारा Q2, ये हमारा Q1। अब Q2 के इस तरफ यहां पर हम कंसिडर करने वाले हैं एक पॉइंट C। ठीक है, सच दैट ये जो पॉइंट C है वो Q2 से x डिस्टेंस पर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमें पता ही है कितना है, 0.16 मीटर। ठीक है,
क्लियर है? ओके, तो अब हमारा जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट सी, जो नेट पोटेंशियल होगा एट पॉइंट सी, दैट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2. सो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम Q1. सो Q1 से कितना डिस्टेंस है यहाँ से 0.16 प्लस x, तो हो जाएगा 0.16 प्लस x प्लस V2 में क्या हो जाएगा 1/4πε0. Q2 की वैल्यू है -3, माइनस इधर ही लिख दिया है. अच्छा, अभी Q2 ही रहने देते हैं क्योंकि इधर भी हमने Q1 ही रखा हुआ है और यहां से डिस्टेंस है x. ठीक है, अब एक लॉजिकल सा सवाल जो कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि मैम इस केस में आपने डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया, चेक क्यों नहीं किया कि क्या वहां पर V नेट 0 होना पॉसिबल है कि नहीं? पूछ ही सकते हो आप, बहुत ही वैलिड सवाल है. तो उसका जवाब ये होगा कि अभी इस केस में देखो क्या हो रहा है. अब ये जो पॉइंट C है ना वो Q2 के बहुत करीब है. सो K 1/4πε0 Q/R में R की वैल्यू कम हो जा रही है, बट इस केस में Q2 की वैल्यू भी कम ही है. राइट, तो मतलब ऐसे समझो कि हमारा जो V नेट होता है ना, वो V नेट क्या होगा 1/4πε0 Q1/R1 माइनस Q2/R2. ठीक है, यहां पर मैंने x 0.16 माइनस x वो सब नहीं लिखा है. R1 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम Q1, R2 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम Q2. अब यहां पर इस सिचुएशन में आप देखो कि क्या हो रहा है कि R2 की वैल्यू तो छोटी होगी, इसकी वैल्यू छोटी होगी इसके मुकाबले. ठीक है, बट यहां पर क्या हो रहा है, ये जो Q2 है ना, इस Q2 की वैल्यू भी तो छोटी है ना इसके मुकाबले. बात समझे, न्यूमरेटर छोटा होता है मतलब ओवरऑल वैल्यू छोटी होती है, बट डिनोमिनेटर छोटा होता है मतलब ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है. इसका मतलब इस केस में हम पूरे सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से कम होगी. समझो बात को, इस सिचुएशन में न्यूमरेटर इसका छोटा है इससे, तो उस लॉजिक से कह सकते हैं कि शायद ये वाली वैल्यू इससे छोटी होगी, बट इसका डिनोमिनेटर भी तो छोटा है इससे, तो उस सिचुएशन से तो भाई ये वाली वैल्यू कभी बड़ी भी हो सकती है. राइट, तो मतलब यहां पर हम श्योर नहीं है कि हमेशा ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो इससे छोटी ही होगी. ये छोटी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. राइट, तो इस वजह से यहां पर ऐसा पॉइंट पाने की पॉसिबिलिटी है जहां पर जो नेट पोटेंशियल है वो 0 हो. तो चलो अब इसमें वैल्यूज डालते हैं. 1/4πε0 को कॉमन ले लिया. सो अंदर Q1 की वैल्यू है 5 into 10 to the power minus 8 divided by 0.16 plus x minus 3 into 10 to the power minus 8 divided by x. और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी है 0 के बराबर होनी है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको इधर उसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 into 10 to the power minus 8 divided by 0.16 plus x. इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 into 10 to the power minus 8 divided by x. 10 to the power minus 8 minus 8 कैंसिल हो गया. यहां पर भी सेम लॉजिक लगाएंगे, इसको उलट देते हैं, ये हो जाएगा 0.16 प्लस x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x/3. अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पे करते हैं तो ये हो जाएगा 0.16 इंटू 3, 16 3 होता है 48, तो 0.48 प्लस 3x इज इक्वल टू 5x. तो यहां से हम कह सकते हैं 0.48 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 2x, यानी कि x की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 0.48 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.24 मीटर. अब एक गलती और बच्चे कर देते हैं, वो सीधा आंसर लिख देते हैं. तो यहाँ पर जो है सेकेंड सिनेरियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.24 मीटर. कहाँ से 0.24 मीटर फ्रॉम Q2. अब चूंकि पहले केस का आंसर हमने Q1 के रेस्पेक्ट में दिया था, क्योंकि पहले केस में हमने x लिया था डिस्टेंस फ्रॉम Q1, बट दूसरे केस में हमने x लिया है डिस्टेंस फ्रॉम Q2. तो ये मेंशन करना जरूरी है कि देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 एट
0.24 मीटर फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। या तो आप ऐसे लिखो आंसर, या फिर आप Q1 से इसका कितना डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लो, राइट। अब 0.24 मीटर है, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 एट 0.24 मीटर ये हो गया और 0.16 मीटर ये था, राइट। तो कितना हो गया 0.40 मीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब इस मीटर को आप सेंटीमीटर पे भी लिख सकते हो कि भाई इसको 24 सेंटीमीटर लिख दिया, इसको 40 सेंटीमीटर लिख दिया, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट इसको आंसर को सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है कि इतना डिस्टेंस कहाँ से, Q1 से या फिर Q2 से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब जाके हमारा ये क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ है। तो देखो बच्चों, बहुत बार क्या होता है, मतलब इस क्वेश्चन में आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ वो पहला वाला सिनेरियो करते हैं, आंसर लिख के आ जाते हैं, लेकिन दैट इज जस्ट द पार्शियल आंसर, वो आधा ही सॉल्यूशन है, ठीक है। अब पूरा सॉल्यूशन आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले। सुपर, तो पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी तो था, आई मस्ट से दैट, लेकिन आगे के देखो क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। फिलहाल हम हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, जो कहता है कि अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, हेक्सागन, हेक्सा बोले तो 6 साइड्स वाला जो पॉलीगन होता है उसको हेक्सागन कहते हैं। रेगुलर है मतलब इसके सारे साइड्स बराबर हैं, सबका लेंथ बराबर है, ठीक है। और लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इट हैज अ चार्ज ऑफ 5 नॉट मिली बट माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। 5 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, ठीक है। तो अब देखो ये लेट्स से ये सारे के सारे इसके वर्टिसेस हैं और इन सभी वर्टिसेस में 5 माइक्रोकूलम्ब का एक चार्ज है, ठीक है। सारे वर्टिसेस पे ये चार्जेस हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, तो इस हेक्सागन के सेंटर पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि यार एक रेगुलर हेक्सागन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक तो मैंने बता दिया कि भाई इनके सारे साइड्स बराबर होते हैं। दूसरा देखो क्या होता है, एक रेगुलर हेक्सागन जो है ना, वो अगर इसको आप इसके वर्टिसेस को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। एंड इट्स अमेजिंग टू नो कि हर एक जो ट्रायंगल है ना, ये सारे ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये सब जान के हमें क्या फायदा होगा। फायदा है, अगर हमें ये पता चल जाए, हमें तो इस पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट O है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O जो है वो क्या होगा, पोटेंशियल एट O ड्यू टू दिस चार्ज, पोटेंशियल एट O ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस और इन सब का सम, राइट। तो इसका मतलब हर एक का पोटेंशियल निकालने के लिए, जैसे पोटेंशियल एट O ड्यू टू दिस 5 माइक्रोकूलम्ब, मुझे इस डिस्टेंस की जरूरत है, उसी तरह पोटेंशियल एट O ड्यू टू दिस चार्ज, मुझे इस डिस्टेंस की जरूरत है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो सारे लेंथ्स है ना, ये सारे लेंथ्स बराबर हैं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, राइट। और एग्जैक्टली वही हम कह रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी ट्रायंगल्स आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। अब आप बोलोगे कि अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक रेगुलर हेक्सागन है। तो अब आप पूछोगे कि उससे क्या, रेगुलर हेक्सागन है तो क्या, आओ देखते हैं तो क्या। अब देखो ये जो पूरा जो सर्कल का जो एक पूरा सर्कल है, दिस इज 360 डिग्री, यानी कि एक एक एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, करेक्ट। एक एक एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक। तो ये जो सारे एंगल्स हैं, ये सारे एंगल 60। अब चूंकि ये जो साइड्स है ना,
ये साइड्स भी बराबर हैं, तो उस चक्कर में हम देखते हैं कि इनके जो ये तीनों एंगल्स है ना, ये तीनों एंगल 60 हैं। अगर तीनों एंगल 60 है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि ये जो आर की जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये सारे आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ जो है वो हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज। V1 क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू एनी वन चार्ज। मान लो पोटेंशियल ड्यू टू दिस 5 माइक्रोकूलम, इसकी वजह से जितना पोटेंशियल होगा उसी को हम 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 चार्जेस हैं, सबके अलग अलग कैलकुलेट करके टोटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके केस में वैल्यू सेम आएगी। क्यों सेम आएगी, पोटेंशियल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, क्यू की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में किया तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2। अब देखो, खुद ही देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये हर एक चार्ज के लिए सेम है, क्योंकि सबके लिए क्यू की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है, सबके लिए आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये हो गया। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -1। तो फिर नेट पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आ गई 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कैच क्या था, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कैच था कि ये सारे आर की वैल्यूज बराबर हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें मोस्टली पता भी होती हैं, जैसे अगर रेगुलर हेक्सागन है तो सारे साइड्स उनके इक्वल है, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल हैं तो सेंटर में जो एंगल्स ये सबटेंड कर रहे हैं वो भी सारे इक्वल हैं, सारे के सारे 60 डिग्री हैं। ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। ये बातें जब हमें पता होती है ना, तो ये बहुत ही इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम ये उसी बात पे उलझे रहते कि भाई आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो आई होप इट वाज इजी। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सुपर। तो चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो यानी कि यहाँ हमारे पास 2 चार्जेस हैं जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, राइट। मतलब अगर एक है +2 माइक्रोकूलम तो दूसरा है -2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा सेटअप है। हमें क्या निकालना है, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर एक टर्म आया इक्विपोटेंशियल सरफेस। कितने बच्चों को याद है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? काफी लोगों को याद है, काफियों को नहीं भी है, बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चन बेस्ड है उसका हम लेंगे क्विक रिकैप। तो चलो इट्स रिकैप टाइम। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल नाम पे फोकस करेंगे। वैसे तो कई लोग कहते हैं व्हाट्स इन अ नेम, बट पढ़ाई में हम देखते हैं देयर इज अ लॉट इन अ नेम, क्योंकि नाम से हम गेस कर पाते हैं कि वो चीज क्या है। इक्वी बोले तो इक्वल, पोटेंशियल, पोटेंशियल हमें पता ही है, सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके अंदर हर एक पॉइंट में पोटेंशियल बराबर हो, पोटेंशियल इक्वल हो, सेम पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू हो हर एक पॉइंट पर इनसाइड दैट सरफेस। ऐसे सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक चार्ज है +Q। ठीक है, अब इस +Q चार्ज के आसपास, अगर इसके सराउंडिंग में अगर हम बना देते हैं एक सरफेस, जैसे कि ये एक सर्कल बना दिया हमने। ठीक है, अब अगर हम इस सरफेस के ऊपर 4-5 पॉइंट्स को ऐसे डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, अब आप देखो हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। हर एक पॉइंट पर यही वैल्यू होगी, क्योंकि हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है उस चार्ज से दैट इज R। ठीक है, तो इसका मतलब इस पूरे सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स पर पोटेंशियल की यही वैल्यू है, यानी कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक, तो अब इस +Q चार्ज के लिए अगर हम इसी तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते जाएं तो ये सभी सरफेसेस जो हैं दे आर ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगला जो सर्कल हमने बनाया है वो एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके अंदर सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है।
ठीक है। अच्छा, अब हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है थ्रू अ पॉइंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट पर, अब इसी चार्ज को लेते हैं, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। अब कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, एक पॉइंट पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन यूं है और इक्विपोटेंशियल सरफेस यूं है, तो दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्रीज पे है, परपेंडिकुलर है, कोई सा भी पॉइंट ले लो। तो बोलने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो चलो अब एक दो और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज की बजाय दो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएं तो क्या होगा, अब दो पॉजिटिव चार्जेस अपने आसपास आ जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। जैसे ही उनके बीच में रिपल्शन होगा, उनसे निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, इस पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इससे भी निकल रही है, लेकिन चूंकि रिपल्शन हो रहा है तो देखो वो ऐसे करके बेंड हो जा रहे हैं, राइट, एक दूसरे से दूर जाने के चक्कर में, राइट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो बदल गया, चूंकि बदल गया तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो पहले जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में थे वो भी देखो वैरी हो गया। क्यों वैरी हो गया, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के लाइक चार्जेस रिपेल, इन दोनों चार्जेस के रिपल्शन के चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मॉडिफाई हो गए, सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी मॉडिफाई हो गए, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट एनी पॉइंट, ठीक। इसी तरीके से चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरा नेगेटिव चार्ज। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज में घुसेंगे, राइट। ऐसे केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, नेगेटिव चार्ज के लिए, लेकिन जैसे ही दोनों पास पास में हैं, दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से हम देख सकते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनमें भी हमें एक अट्रैक्शन का फील आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम बच्चों देखें ध्यान से, हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप रट नहीं सकते हो, इसको आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई इस क्विक रिकैप के बाद आई गेस हमें याद आ गया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां पर पोटेंशियल इक्वल, यानी कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन में जहां पर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, ऐसे सेटअप को कहते क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एग्जैक्टली। तो यानी कि यहां पर जो ये सेटअप है दैट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि भाई अगर एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2a मतलब बेसिकली सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है जिसे हम P से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, Q इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल दैट इज Q इंटू 2a, ये होता है इसका डाइपोल मोमेंट। और कौन सी चीजें पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि एक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, ये भी तो पढ़ा है हमने। अब एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं मैम आप कहाँ से कहाँ चले गए, इस क्वेश्चन में डाइपोल के बारे में से कुछ पूछा नहीं है, ये तो मेरे को भी पता है, बट इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं जो डाइपोल से लिंक्ड है, तभी तो याद दिला रही हूँ आपको डाइपोल, और ऊपर से साथ ही साथ डाइपोल का थोड़ा रिविजन भी हो जा रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि किसी डाइपोल का एक्सियल पॉइंट मतलब डाइपोल के एक्सिस में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, लेट्स से कोई पॉइंट जो यहाँ लाई करता हो, लेट अस से ये पॉइंट P, दिस कुड बी एन एक्सियल पॉइंट, क्योंकि डाइपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी लाइन पर लाई करने वाली कोई पॉइंट, तो किसी भी एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है दैट इज K इंटू P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इस डाइपोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन के परपेंडिकुलर,
ठीक है, इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट जो है दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमने देखा था इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज 0। ठीक है, अब यहां पर आता है एक कैच। यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है। इसका मतलब अगर हम इस डाइपोल की बात करें, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। राइट? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पोटेंशियल 0 होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि इन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल बराबर होगा। पोटेंशियल 0 है सब जगह, मतलब पोटेंशियल बराबर तो है ना हर जगह। राइट? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो एक ऐसा सरफेस होगा जो कि डाइपोल के चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर होगा एंड इट पासेस थ्रू देयर मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा पार्ट ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो एक ऐसा सरफेस होगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। लेट अस से कि अगर मैं इस पॉइंट को ए कहूं जहां पर ये चार्ज है और इस पॉइंट को अगर मैं बी कहूं तो इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर होगा और ये इसके मिड पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि जब ये मिड पॉइंट से पास करेगा तभी तो वो इक्वेटोरियल लाइन होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर ही जो है डाइपोल की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर अगर हम एक प्लेन बना दें, यहाँ पर अगर हम एक प्लेन बना दें इस तरीके से, राइट, तो इस प्लेन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स जो है दे विल बी इक्वेटोरियल पॉइंट्स जहां पर पोटेंशियल 0 होगा, तो इसीलिए वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो अब समझ में आया कि मैंने डाइपोल की इतनी कहानी क्यों सुनाई आपको। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है ऐसा सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल को 0 होना है, 0 होना जरूरी नहीं है, बट हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो। इस सिचुएशन में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसमें हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है। ठीक है, लेकिन है तो बराबर ही ना, सो इसीलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। ये भी हमने अभी अभी रिकैप में डिस्कस किया था कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस से। करेक्ट? तो अभी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ये हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, दूसरा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, क्योंकि दोनों ही केस में ये परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस के उस पॉइंट पर। बट इन दोनों में से कौन सा करेक्ट डायरेक्शन होगा, कौन बताएगा? 1 मिनट आपको सोचने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, तो नेगेटिव चार्ज तो भाई इस तरफ है, राइट? तो यानी कि ये वाला जो है ये हमारा करेक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ये गलत है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो ये क्वेश्चन लिखोगे कैसे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे आंसर को ढूंढोगे। सो दिस वाज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ना तो फॉर्मूला इन्वॉल्व है ना तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए। आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि भाई ये एक डाइपोल है, ये सोचना जरूरी है कि डाइपोल के केस में कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर पोटेंशियल बराबर हो। तो बहुत सारी सोचने वाली चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं समझती हूँ कि ज्यादा ट्रिकी होते हैं कंपेयर टू आपके लंबे लंबे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्फेरिकल कंडक्टर है ये, ठीक है, जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो ये जो चार्ज है 1.6 into 10 to the power - कूलम, ये चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। हमें बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मैंने बताया एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक वर्ड है कंडक्टर।
जैसे ही कंडक्टर की बात होती है, चाहे वो हॉलो कंडक्टर हो या फिर सॉलिड कंडक्टर हो, किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज होता है, चार्ज स्टेज ऑन द सरफेस, चार्ज उसके सरफेस पे रहता है। इसीलिए देखो यहाँ लिखा भी है यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें कि चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो है ना चार्ज जीरो है, भले कितना जितना मर्जी कूलम्ब ऑफ चार्ज हो, बट वो सारा चार्ज जो है इसके सरफेस पे बैठा रहेगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसीलिए अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। इसी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये ट्रू है सिर्फ कंडक्टर के लिए। यही अगर नॉन कंडक्टर होता उस केस में जो चार्ज जहां है वहीं रहता, अगर अंदर चार्ज रहता तो अंदर ही रहता, जो बाहर है तो बाहर ही रहता। बट अगर कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो चार्ज जो है वो हमेशा सरफेस पे रहेगा, इनसाइड द कंडक्टर जीरो चार्ज, इसीलिए जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। बात अगर पोटेंशियल की होती है तो इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस एंड दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल। सरफेस पे अगर पोटेंशियल V है, अंदर भी पोटेंशियल V ही रहेगा एंड इट इज अ कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, सो अंदर की बात क्लियर हो गई। ठीक, अब चलते हैं पार्ट बी में। बी में पूछा गया है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। ध्यान देना, जस्ट आउटसाइड मतलब तुम इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हो, जस्ट आउटसाइड मतलब मे बी समवेयर हियर, सो ऑलमोस्ट ऑन द सरफेस। ठीक है, सो पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब जस्ट आउटसाइड है मतलब ऑलमोस्ट समझ लो सरफेस पे है, ये सेंटर है, तो सेंटर से ये सरफेस का जो डिस्टेंस है ये कितना है, इस स्फीयर का रेडियस है, लेट अस से कि रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन कैपिटल R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10 टू द पावर -2। तो बताओ यहाँ पर हमने गड़बड़ क्या किया है, क्या गड़बड़ किया है, हमने कुछ गड़बड़ किया है, क्या गड़बड़ किया है। क्वेश्चन में पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल के सवाल करने की इतनी आदत पड़ गई थी कि हम यहाँ पोटेंशियल ही निकालने लग गए। तो यहां हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो यहां पर भी ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, मतलब जस्ट आउटसाइड बोले तो उसके ऑलमोस्ट सरफेस पे है, तो इसीलिए जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में पूछा गया है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब कोई एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट P है, जिसका डिस्टेंस जो है दैट इज 18 सेंटीमीटर। कहां से 18 सेंटीमीटर, फ्रॉम द सेंटर। तो चलो यहाँ पर पार्ट सी को सॉल्व कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R यहाँ पर है 18 सेंटीमीटर, दैट इज 18 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 4.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर हमने 3 सिनेरियोज देखे। एक सिनेरियो जहां पर R की वैल्यू 0 है, मतलब 0 मतलब R की जो वैल्यू है ना लेस देन कैपिटल R है, इनसाइड में तो सब कुछ 0 है बिकॉज चार्ज नहीं है। सरफेस पे जो R की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। बाहर बहुत दूर किसी पॉइंट पे जहां पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज ग्रेटर देन रेडियस, वहां पर क्या होगा, नीचे हम लोग सीधा सीधा वो डिस्टेंस को लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था मेरे हिसाब से, सिर्फ जो पहला पार्ट था वो थोड़ा ट्रिकी था। इनसाइड द स्फीयर में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आप नहीं हो। तो चलो भाई पूरे जोश के साथ फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड्स। सो लेट्स से ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जहां पर प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज D।
ठीक है, तो एक ऐसे कैपेसिटर का जो हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैल्यू जो है दैट इज 8 पिको फैरड, मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाई हाफ। ठीक है, मतलब अब नाउ अभी क्या बदलाव आ गया कि जो डी डैश है, जो नया d है दैट इज d अपॉन 2, जो डिस्टेंस है ना प्लेट्स के बीच का, वो डिस्टेंस को हमने आधा कर दिया, तो नया d डैश हमारा d अपॉन 2 हो गया। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, और ये जो दोनों प्लेट्स के बीच का जो जगह है इसमें हमने एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में नया कैपेसिटेंस कितना होगा, तो जैसे ही हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसकी नई कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द पुराना कैपेसिटेंस। तो यहां भी वैसा ही कुछ होगा, पुराना कैपेसिटेंस यानी कि K इंटू जो भी हमारा पुराना कैपेसिटेंस था, यानी कि K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी के जगह डी डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो भी बदला है। ठीक है, तो ये K टाइम्स हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, K की वैल्यू है 6। अच्छा, ए एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है अभी, मतलब पता है अभी निकालेंगे। डी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, d बाई 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 12 इंटू ये वाली वैल्यू डाल देंगे 8 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये हो जाएगा 96 पीको फैरड। तो ये 96 पीको फैरड जो है ये हो जाएगा हमारा नया कैपेसिटेंस एंड दिस इज आवर आंसर। देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसमें ट्रिक ये था कि दोनों चीजों को कंसिडर करना था। एक तो डिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया है, वो भी कंसिडर करना था जो हमने यहाँ पर किया। दूसरा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया है जिसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया, तो दोनों बातों को इंक्लूड करना होगा। तो क्या सभी बच्चे तैयार हैं देखने के लिए अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6? एंड लेट मी टेल यू दिस इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आसान सा टॉपिक बट इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad are connected in series. Series में connected हैं ये capacitors. What is the total capacitance of the combination? इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं पूछना चाहूंगी सभी बच्चों से कि क्या आप लोगों को कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स याद है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन? नहीं? रिकैप चाहिए, ले लो रिकैप। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की जैसे ही बात होती है तो बच्चों कैपेसिटर्स को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक सीरीज में जुड़ जाते हैं, मतलब एक कैपेसिटर के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा एंड सो ऑन। ऐसी सिचुएशन में हर कैपेसिटर में सेम चार्ज फ्लो कर रहा होता है, सो चार्ज इज सेम अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स। ठीक है, मान लो कि इन कैपेसिटर्स के जो कैपेसिटेंसेस है दैट इज C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 1/C, या फिर कई बार उसको हम C इक्विवेलेंट से लिखते हैं या फिर CS भी लिखते हैं क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। जैसा कि मैंने बताया इन सभी कैपेसिटर्स में चार्ज बराबर होता है। ठीक है, तो फिर इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? पहले कैपेसिटर की बात करें तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी? Q इज इक्वल टू CV होता है, सो V क्या हो जाएगा? Q अपॉन C1। उसी तरह से V2 क्या हो जाएगी? Q अपॉन C2। V3 हो जाएगी Q अपॉन C3। V4 हो जाएगी Q अपॉन C4। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस अलग होगा, V1 V2 V3 V4 एंड सो ऑन। सो नेट जो टोटल पोटेंशियल V होगा दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 सो ऑन।
ठीक है, तो ये तो थी कहानी सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो चलो अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स हैं 1 2 3 4 ऐसे अरेंज्ड होते हैं कि सारे कैपेसिटर के एक प्लेट्स एक तरफ कनेक्टेड होते हैं, दूसरा प्लेट दूसरी तरफ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली, सो V इज सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर इनके कैपेसिटेंसेस हैं C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट या फिर CP, P फॉर पैरेलल, विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो भाई ऐसे हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया। इस सिचुएशन में जो चार्ज होगा वो इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस अलग अलग होंगे। जैसे कि पहले कैपेसिटर के लिए जो चार्ज होगा दैट इज Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, दूसरे कैपेसिटर के लिए Q2 इज C2 इंटू V, तीसरे के लिए Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V एंड सो ऑन। तो बच्चों ये एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर से पूछे जाते हैं, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम्स में हो, चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम्स में हो, चाहे किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही क्यों ना हो। तो ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब इस क्विक रिकैप के बाद ये क्वेश्चन हो गया है बिल्कुल आसान, चुटकियों में हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर और हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सीरीज वाले सिनेरियो में हम कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट या फिर CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 9 पिकोफैरेड, यानी कि 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 दैट इज 3 अपॉन 9। तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी 9 अपॉन 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3 पिकोफैरेड। तो ये हो गया पहला पार्ट। सो नाउ लेट अस लुक एट पार्ट बी। पार्ट बी में पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि अगर हमारा जो ये सप्लाई है 120 वोल्ट का है तो हर एक कैपेसिटर में बराबर चार्ज रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा, V1 V2 V3। और हमने क्या देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस सिचुएशन में तीनों की कैपेसिटेंसेस भी बराबर है, तो फिर ईच V1 V2 V3 जो है ना ये भी बराबर होगी। V1 विल बी इक्वल टू V2 विल बी इक्वल टू V3 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तीनों की वैल्यू मिला के 120 वोल्ट, यानी कि हर एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ 120 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 40 वोल्ट ईच। तो ईच कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट विल बी 40 वोल्ट्स। ठीक है, सो देखो एक बार हमने कॉन्सेप्ट देख लिया तो ये हमने फटाफट निकाल लिया, इसमें चार्ज वार्ज कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिस इज लाइक सुपर शॉर्टकट फॉर अस। बट इसमें जो सबसे बड़ा कैच है बच्चों वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीजें सेम रहती हैं, क्या चीजें अलग रहती हैं, सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह का अरेंजमेंट रहता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में पूछा जाए। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन कई तरह के फ्रेम हो सकते हैं। तो देखते ही देखते अब हम आ पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन कह रहा है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर C1 C2 और C3 ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पहले, तो भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, सारे जुड़ जाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर वैल्यूज हैं 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 9 पिकोफैरेड। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया, बस इतनी सी बात थी फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट पावर सप्लाई। अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग एक 100 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ
कनेक्ट कर दें तो हमें क्या बताना है कि अक्रॉस ईच कैपेसिटर चार्ज कितना होगा। हमने क्या सीखा है, जब भी पैरेलल, यहाँ पर किस तरह का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस बराबर होता है। तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V ही रहेगा, ठीक है। अब हमें निकालना है चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चार्ज जो है अलग अलग रहेगा। तो पहला जो कैपेसिटर है उसका चार्ज होगा C1V, दूसरे का होगा C2V, तीसरे का होगा C3V। अब यहाँ पर हम ऐसे कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि C1, C2, C3 की वैल्यूज अलग अलग हैं, तो इसीलिए इनके अक्रॉस जो चार्जेस होंगे उसको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी डोंट हैव अ चॉइस। तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पिकोफैरेड, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू V की वैल्यू है 100। तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम्ब। उसी तरह C2V क्या हो जाएगा, C2 हो गया 3 पिकोफैरेड, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम्ब। C3V यानी कि 4 पिकोफैरेड इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम्ब। तो इस तरीके से जो तीनों कैपेसिटर हैं, तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस अलग अलग चार्जेस होंगे और वो चार्जेस हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। एकदम सिंपल, छोटा सा सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन, पर देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता हो तो ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो अब आप पहुंचे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट has an area of 6 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया दिया हुआ है 6 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर, दैट इज 3 into 10 to the power -3 मीटर्स। ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्या है ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A की वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 10 टू दी पावर -3। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 डिवाइडेड बाई D की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू दी पावर -3। 3 2 6 हो गया, तो ये आ गया 17.7 पिकोफैरेड। ठीक है, तो ये निकल के आ गई कैपेसिटेंस की वैल्यू। बट इस क्वेश्चन के दो पार्ट, सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। अगर इसी कैपेसिटर को, तो जैसे ये मेरा कैपेसिटर था, अब इसी कैपेसिटर को हमने एक 100 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब हमें चार्ज निकालने की जरूरत है। चार्ज क्या होता है, C इंटू V, हमें पता ही है। C हम अभी अभी निकाल चुके हैं, विच इज 17.7 पिकोफैरेड, दैट इज इंटू 10 टू दी पावर -12, और V की वैल्यू है 100, तो ये हो गया 1.77 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम्ब। तो ये हो गया चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये इतना ही सिंपल था। एंड लेट मी टेल यू कि इस वाले चैप्टर से ना आपको ऐसे छोटे छोटे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ये लगते हैं फॉर्मूला बेस्ड, बट इनमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसका पिछला वाला क्वेश्चन था कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना होगा, या हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कॉन्स्टेंट रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कॉन्स्टेंट रहता है। तो छोटी छोटी चीजों में भी बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप मत होना, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताती जा रही हूं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे जल्दी से। आप पहुंचे हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्सप्लेन हाउ व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। इसके पिछले ही क्वेश्चन में हमने जिस कैपेसिटर की बात करी थी, अगर उसमें एक 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वेर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। मतलब पिछले क्वेश्चन के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम लोग एक माइका शीट इंसर्ट कर दे जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, while the voltage supply remains connected। now this is very very important। ठीक है, अब इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लेंगे ताकि
मतलब ये वाले क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, बट वो कोई भी तरीके का क्वेश्चन आप हैंडल कर सको उसके लिए फटाफट से देखो ये कॉन्सेप्ट। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि ना सिर्फ इस क्वेश्चन में काम आएगा, बट दिस इज समथिंग जिससे रिलेटेड घुमा फिरा के पेचीदा क्वेश्चन आपसे कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए पूरे फोकस के साथ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहो, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। मान लो हमारे पास है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C, जिसका वोल्टेज है V और चार्ज है Q। तो हम आराम से लिख सकते हैं तसल्ली से Q इज इक्वल टू CV। अब मान लो कि हमने इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या है, क्यों है, ये सारी बातें आपने थ्योरी में पढ़ी रखी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ। डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो वैसे तो इंसुलेटर है, बहुत रेडिली करंट को कंडक्ट नहीं करता है, बट दे कैन बी पोलराइज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे आमतौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि माइका, ग्लास, कई तरह के प्लास्टिक्स जो डाइइलेक्ट्रिक के जैसे बिहेव करते हैं। सो एनीवेज, जब हम डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, जो कैपेसिटेंस है वो हो जाता है नया कैपेसिटेंस, यानी कि C डैश। नए कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाती है K टाइम्स C। K क्या है, K है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उस डाइइलेक्ट्रिक का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम्स पुराना वाला कैपेसिटेंस हो जाता है नया कैपेसिटेंस। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो नए कैपेसिटेंस की वैल्यू है ना, ये वैल्यू है इरेस्पेक्टिव ऑफ पावर सप्लाई, वोल्टेज कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक को आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंसर्ट कर दिया, वैसे ही आपका जो नया कैपेसिटेंस है दैट विल बी इक्वल टू K टाइम्स पुराना कैपेसिटेंस, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है? ग्रेट। अब हम दो डिफरेंट सिनेरियोज देखेंगे। पहला सिनेरियो जहां पर वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है, यानी कि जहां पर ये कैपेसिटर जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा भाई, बैटरी का काम क्या है, वोल्टेज सप्लाई करना, बेसिकली वोल्टेज को मेंटेन करना, यही बैटरी का काम है। तो जैसे ही हम कह रहे हैं कि वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है या फिर बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब ही ये इंडिकेशन आ रही है कि भाई V की जो वैल्यू है ना वो बदलनी नहीं है, V जो थी वही रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना बच्चों। C बदल रही है, बदलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैटरी कनेक्टेड है, वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है, मतलब V की वैल्यू उतनी रहनी है। अब आप लॉजिकली सोच के देखो कि भाई हमारा रिलेशन होता था Q इज इक्वल टू CV, है ना। अब जब डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, बैटरी कनेक्टेड है, ऐसी सिचुएशन में C जो है वो C डैश हो गया है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि V जो है वो बदल नहीं सकता है, V को V ही रहना है। अगर V को V ही रहना है तो उस केस में Q को बदलना पड़ेगा, करेक्ट, ताकि मेरा इक्वेशन इंटैक्ट रहे। इक्वेशन इंटैक्ट रहने के लिए अगर C डैश बन चुका है, C डैश कितना है, K टाइम्स C, तो C अगर K टाइम्स C बन चुका है, अगर V को मेरे को V ही रखना है, इसका मतलब है Q को कितना बनना पड़ेगा, K टाइम्स Q। तो इसका मतलब है जब बैटरी कनेक्टेड होता है तो चार्ज कितना होता है, जो नया चार्ज होता है Q डैश, दैट इज इक्वल टू K टाइम्स Q। बात समझ में आई? आसान था, इजी था, सिंपल था, लॉजिकल था, ठीक है। मतलब जब डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, बैटरी से कनेक्टेड है, ऐसी सिचुएशन में वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा, V ही रहेगा, लेकिन जो C है वो C डैश बन जाएगा। C डैश क्या होता है, K टाइम्स C कैपेसिटेंस। जो चार्ज है Q डैश बन जाएगा, Q डैश कितना होगा, K टाइम्स Q, ठीक है। लेकिन V जो है वो V ही रहेगी। और जिस तरीके से वोल्टेज चेंज होता है, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। तो चूंकि वोल्टेज V ही रहेगा, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी E ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में या वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। अब देखेंगे दूसरा सिनेरियो जहां पर हमने इस पावर सप्लाई को कर दिया डिस्कनेक्ट, मतलब हमने वोल्टेज डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, पूरी आजादी। अब ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई वही कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करना है, मेंटेन करने वाला ही गायब है ना। तो अब क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। कितना ड्रॉप होगा, तो अब V जो है वो बन जाएगा V डैश। V डैश की वैल्यू कितनी होगी, 1/K टाइम्स V। पहले जितना V था उसको K से डिवाइड कर दो, उतना वोल्टेज गिर जाएगा, ठीक है। तो अब वोल्टेज चूंकि हो जाएगा 1/K टाइम्स V, तो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी ड्रॉप कर जाएगा, है ना। सो जो E डैश हो जाएगा, नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/K टाइम्स E, ठीक है। तो क्योंकि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे ही चेंज होते हैं, ठीक है। C के साथ क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस का मैंने पहले ही बताया था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया हिल जाए, जो भी हो जाए,
कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा, के टाइम्स पुराना वाला कैपेसिटेंस, तो यहां भी वही कहानी है। अब बचा चार्ज, चार्ज के साथ क्या होगा इस सिचुएशन में, चार्ज होता क्या है C इंटू वी। अब इस सिचुएशन में मान लो कि चार्ज भी बदल गया, Q डैश हो गया, तो Q डैश क्या होगा C डैश इंटू वी डैश, है ना। C डैश क्या है, K टाइम्स C, V डैश क्या है 1 बाई K टाइम्स V। भाई के तो कैंसिल हो जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है, C इंटू वी। C इंटू वी क्या है, Q की वैल्यू है। यानी कि इस सिचुएशन में जो चार्ज की वैल्यू होगी वो बेसिकली चार्ज की वही वाली वैल्यू होगी जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के पहले थी। याद करो जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट भी नहीं किया था, एक सिंपल एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो उसकी चार्ज कितनी हुआ करती थी, C इंटू वी। अभी यहां पर देखो चार्ज की वैल्यू उतनी होगी, तो इसका मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया लेकिन पावर सप्लाई को हटा दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो उस सिचुएशन में चार्ज की वैल्यू उतनी ही हो जाएगी जितनी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के पहले थी। ठीक है, तो बच्चों लेट मी टेल यू, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको दी दिस इज सुपर डुपर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो दोनों सिनेरियोज हैं, एक सिनेरियो जिसमें हमने बैटरी को कनेक्ट किया, दूसरा सिनेरियो जिसमें हमने डिस्कनेक्ट किया, दोनों सिचुएशन में C की वैल्यू कैसे बदल रही है, V की वैल्यू कैसे बदल रही है, E की वैल्यू कैसे बदल रही है और Q की वैल्यू कैसे बदल रही है, ये आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए पूरे लॉजिक और रीजनिंग के साथ, ताकि क्वेश्चन में चाहे जैसे भी घुमा फिरा के आपको पूछा जाए आप उसको क्रैक कर लो। ठीक है, तो चलो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद बड़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट में बोला गया है वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है, मतलब जब हमारा वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है तो उसका काम ही क्या है, वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखना। तो इसका मतलब पहले केस में वोल्टेज विल नॉट चेंज। ठीक है, ये बात मैंने बता रखी थी। अच्छा, इस केस में जो नया कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, मैंने बताया था कि भाई वोल्टेज कनेक्टेड रहे चाहे ना रहे, जो नया कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी के टाइम्स द पुराना कैपेसिटेंस। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6 है, और पुराने कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है। आप बोलोगे मैम इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो क्या वह लिखा हुआ है ना एक्सरसाइज 2.8, पिछले क्वेश्चन में हमने कैपेसिटेंस निकाला था ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो उसका कैपेसिटेंस निकला था 17.7 पिको फैरड। राइट, तो अब जैसे अगर हम चाहें तो 17.7 को हम 18 मान सकते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरड में, तो ये हो जाएगा 108 पिको फैरड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस इस सिचुएशन में। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है चार्ज। तो चार्ज इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बताओ, जब वोल्टेज कनेक्टेड रहता है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, चार्ज भी तो के टाइम्स हो जाता है ना। तो इस सिचुएशन में चार्ज क्या हो जाएगा, C डैश इंटू वी, क्योंकि Q क्या होता है C इंटू वी, तो यहाँ पर Q डैश जो है वो C डैश इंटू वी हो जाएगा। C डैश की वैल्यू है 108 पिको फैरड, मतलब 108 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू यहाँ पर है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, सो वोल्टेज की वैल्यू अगेन हमारे पिछले क्वेश्चन में दी हुई थी 100 वोल्ट्स, तो यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस केस में चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 1.08 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चार्ज का वैल्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में जो है सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, जैसे ही सप्लाई डिसकनेक्टेड हो जाएगा उस केस में C डैश को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C डैश अभी भी C डैश ही रहेगा, यानी कि K टाइम्स ऑफ C विच इज 108 पिको फैरड, तो C डैश तो ये रहेगा। जो V डैश है, अब वोल्टेज जो है सेम नहीं रहेगा, वोल्टेज अब ड्रॉप कर जाएगा। कितना ड्रॉप करेगा, पहला जितना वोल्टेज था डिवाइडेड बाई K, पहले वोल्टेज था 100 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई K की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 16.66 वोल्ट्स, तो ये हो जाएगी वोल्टेज की नई वैल्यू। अब बात करेंगे चार्ज की, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी C डैश इंटू वी डैश, ये C डैश इंटू वी डैश, या फिर ऐसा कह लो कि ये C डैश वी डैश इज एक्चुअली इक्वल टू C इंटू वी, क्योंकि जो C डैश है वो क्या है, C डैश जो है दैट इज K टाइम्स C, V डैश क्या है
V अपॉन K, तो K कैंसिल हो जाएगा, तो Q की वैल्यू एक्चुअली C इंटू वी ही है, और C इंटू वी अगेन हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था चार्ज की वैल्यू, जो कि था 1.77 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम्ब। ठीक है, तो एक बार हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान हो गया, इसीलिए मैंने बोला था वो कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी फुल ऑन जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ना एक बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान। अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट्स बैटरी। ठीक है, तो यहां पर एक कैपेसिटर है, यहां पर एक बैटरी है, ये 50 वोल्ट की बैटरी है और ये है 12 पिकोफैरेड का कैपेसिटर। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यार ये भी कोई सवाल हुआ है ना, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। बताओ कैसे निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर होती है एक कैपेसिटर के अंदर, कैसे निकालते हैं, हाफ CV²। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, 12 पिकोफैरेड। ध्यान देने वाली बात है कि इसके यूनिट को आपको चेंज करना है, यानी कि 12 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। ठीक है, V की वैल्यू दी हुई है 50 वोल्ट्स, यानी कि 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50। ठीक है, तो ये हो गया 2 6 12, तो ये आ गया 5 5 25, सो 6 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू 2500। तो हमारा आंसर आ गया 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -8 जूल्स। अब ये देखो, मतलब बहुत ही आसान सवाल जिसको कहते हैं, राइट। तो सुपर आसान सवाल, अगर सिर्फ इतनी सी बात याद है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप यूनिट्स में ना उलझ जाओ। ठीक है, यूनिट्स वगैरह कन्वर्ट करना याद रखना है। ठीक है, तो बस इतना ही सा था क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद कर रही हूं बच्चों कि आप लोग समय को करेक्टली यूज कर रहे हो। समय बहुत कीमती है। आज से 10 साल बाद शायद जब आप अपने ही दोस्त को एक वेल सेटल्ड लाइफ लीड करते हुए देखोगे, एक अच्छी सैलरी, अच्छा घर, अच्छे ट्रिप्स, अच्छी गाड़ी, तब शायद तुम्हें इस बीते हुए समय के लिए पछतावा हो, रिपेंट हो। लेकिन क्या ये बीता हुआ समय तब दोबारा वापस आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए इस समय को जितने अच्छे से यूज कर सकते हो, जितना प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो, उतना प्रोडक्टिवली यूज करो। जो भी आपके स्किल से, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, उस चीज के लिए जितनी अच्छी तरीके से आप एफर्ट्स डाल सकते हो, वो आप अभी डालो। समय बहुत कीमती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस लेसन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहां पर समझना इज वेरी क्रिटिकल। ठीक, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये 600 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। ठीक है, इस स्टेप में क्या हो रहा है, इस स्टेप में चार्जिंग हो रहा है, ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है। ठीक है भाई, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ कि भाई पहले स्टेप में तो हमने इसको 200 वोल्ट से कनेक्ट किया और इसको चार्ज किया। उसके बाद हमने क्या किया कि भाई ये 600 पिकोफैरेड वाला कैपेसिटर तो है, बट अब हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। 200 वोल्ट पावर सप्लाई से अब ये कनेक्टेड नहीं है, बल्कि अब एक और कैपेसिटर जो है इससे हमने कनेक्ट कर दिया। और ये जो कैपेसिटर है ना, ये वाला कैपेसिटर जो है, दिस इज अनचार्ज्ड। अनचार्ज्ड मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। चार्ज यहाँ पे क्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है, और ये कौन सा कैपेसिटर है, ये मेरा वही 600 पिकोफैरेड वाला कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये मेरी सिचुएशन नंबर 2 है। ठीक, सिचुएशन 1 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ कि भाई पहले हमने इसको चार्ज किया एक पावर सप्लाई से, बाद में पावर सप्लाई को हटाया, वहां पर एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगाया, इस पूरे प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई, कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सोचो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट हुई,
कैसे निकालेंगे हम? सो बेसिकली एनर्जी लॉस्ट क्या होगा, कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई, इसका मतलब जो इनिशियल एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गई है तो फाइनल एनर्जी उससे कम होगी, राइट? तो इसका मतलब जो एनर्जी लॉस्ट होगी वो हो जाएगी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है। अब देखो एनर्जी को जनरली यू से डिनोट करते हैं तो इसको आप यू आई माइनस यू एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये इनिशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे निकालते हैं? अभी तो बताया था यार पिछले क्वेश्चन में, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि अगर हम इनिशियल एनर्जी की बात करें, यही तो है हमारा स्टेप नंबर 1 इज द इनिशियल स्टेप, तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू सी, इसको लेट से C1 कहते हैं, ठीक है। सो लेट से कि दिस इज C1, ये C1 है और ये जो नया वाला हमने बाद में ऐड किया वो C2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है। C1 की वैल्यू दी हुई है 600 पिको फैरड, V1 की वैल्यू दी हुई है 200 वोल्ट्स, तो यानी कि इनिशियल एनर्जी तो हम ऐसे निकालेंगे चुटकियों में, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं फाइनल एनर्जी की, फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम? अब देखो फाइनल एनर्जी में कहानी में आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट। अब सिचुएशन को समझो कि भाई ये सेकेंड सिनेरियो में हो क्या रहा है। एक कैपेसिटर है जो चार्ज हो चुका है, राइट, यानी कि C1 में कुछ चार्ज है, C2 जो है उसमें चार्ज है ही नहीं, वो अनचार्ज्ड है, राइट। अच्छा, C1 जो है चूंकि वो चार्ज हो चुका है तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल भी है, लेकिन C2 जो है वो बिल्कुल अनचार्ज्ड है तो इनिशियली उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल नहीं है, तो पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर चार्ज फ्लो होगा, राइट। जैसे होता है ना भाई, जहां पर ज्यादा पानी है और जहां पर कम पानी है क्या होता है, पानी फ्लो करने लगता है, जहां ज्यादा है वहां से ज्यादा, जहां कम है वहां पर, राइट। तो यहां पर इस सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। चार्ज फ्लो तो होगा, बट सवाल आता है कि चार्ज फ्लो कब तक होगा, चार्ज फ्लो क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल। C1 के अक्रॉस पोटेंशियल अलग है, C2 के अक्रॉस पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो हो रहा है, राइट। तो ये फ्लो कब तक होगा, टिल इट रीचेस कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। मतलब ये चार्ज फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक ये एक कॉमन पोटेंशियल रीच ना करे। मतलब इट इज लाइक जैसे हीट फ्लो होता है, जो बॉडी ज्यादा टेम्परेचर है जिसका और जिसका कम है वैसे फ्लो होता है, मतलब हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ होता है और तब तक होते रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर भी चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो लेट अस से कि ये जो कॉमन पोटेंशियल है उसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पहले ये समझो कि ये जो कॉमन पोटेंशियल है जब तक ये चार्ज का फ्लो होगा, दैट कॉमन पोटेंशियल इज V, ठीक। अब बताओ कि ये जो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ इंटू CV स्क्वायर। C की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, सिर्फ C1 तो लिख नहीं सकते, यहाँ पर दो कैपेसिटर्स हैं, तो C की वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस C2 और V की वैल्यू हो जाएगी कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, दैट इज V स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी लॉस्ट है, ये एनर्जी लॉस्ट क्या हो जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, यानी कि हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब देखते हैं कि भाई कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम लोगों को पता ही है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, इस तरीके से हम लोग कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो चलो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे, C1 की वैल्यू है 600 पिको फैरड इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 करना जरूरी है, फैरड में कन्वर्ट करना है। V1 की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट्स प्लस C2 की वैल्यू अगेन 600 पिको फैरड, दैट इज 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V2। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अनचार्ज्ड है, राइट। C2 जो है वो अनचार्ज्ड है, क्योंकि उसके अक्रॉस कुछ चार्ज नहीं है तो उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल भी नहीं था इनिशियली, सो इसीलिए V2 की वैल्यू हो गई 0 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, दैट इज 600 प्लस 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12,
ठीक है, तो ऊपर हो गया 600 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 10 टू द पावर -12। अब ये 10 टू द पावर -12 कैंसिल हो गया, 600 के ये गए 6 2 12, 2 1 2 0 0, तो ये वैल्यू निकल करके आ गई 100 वोल्ट्स, राइट। यानी कि कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, 100 वोल्ट। बोलने का मतलब है कि भाई ये जो पहला कैपेसिटर C1 था, इसको हमने चार्ज किया, ये कनेक्टेड था 200 वोल्ट से, जो दूसरा था वो अनचार्ज्ड था, राइट। तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो तब तक होता रहा जब तक कॉमन पोटेंशियल यानी कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल रीच नहीं हुआ, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अब जो है ये एनर्जी लॉस्ट हम जैसे निकालने वाले थे, इसके सारी वैल्यूज अब हमें पता है, राइट। तो चलो अब उसमें हम वैल्यूज डालेंगे, तो फिर हम लोग कह सकते हैं एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू हाफ इंटू C1 V1 स्क्वायर, राइट। तो C1 की वैल्यू कितनी है, 600 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू V1 स्क्वायर, V1 की वैल्यू है 200, सो 200 इंटू 200, ठीक है, माइनस हाफ इंटू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 600 प्लस 600 दैट इज 1200 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू V स्क्वायर, V की वैल्यू 100 वोल्ट्स दैट इज 100 इंटू 100, तो ये 10,000 हो गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारी आंसर कितनी आ गई, 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल्स। तो इसका मतलब जो एनर्जी लॉस्ट है दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल्स। एंड लेट मी टेल यू दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, काफी इसमें कॉन्सेप्ट्स भी थे, इसमें फॉर्मूला भी था, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी था, राइट। सो इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन विथ रिगार्ड्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने यह आखिरी क्वेश्चन भी मेरे साथ सॉल्व किया होगा। हालांकि मुझे पता नहीं कितने बच्चों ने इतनी एनर्जी बना रखी होगी कि वो अभी तक मेरे साथ हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखती हूँ कि वीडियो शुरू होता है तो बहुत से बच्चे होते हैं, बट जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है बच्चे भी जाते रहते हैं। बट अगर आप, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि समय बहुत कीमती है, इसीलिए अगर आप इस समय को अच्छे से यूज करोगे तो इसके बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। सुपर, तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मैं पूरी दिल से उम्मीद कर रही हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ अब तक बने रहे होंगे। आप लोगों ने सारे के सारे 11 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, तो इसको हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पोटेंशियल से रिलेटेड, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस से रिलेटेड, ये सभी टॉपिक्स जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। सो उम्मीद कर रही हूं कि आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व किया होगा। अगर मुझे बहुत ज्यादा खुश करना चाहते हो, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कराना चाहते हो, तो आप अपनी नोटबुक की स्क्रीनशॉट लेकर के हमें ईमेल करो at hello@learnerhub.com एंड लेट मी टेल यू दिस विल मेक मी सुपर डुपर हैप्पी। इनफैक्ट बाकी बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए हम आपके कॉपी की जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर हम शेयर करेंगे, ताकि और भी बच्चे मोटिवेटेड हो और वीडियो देखने के दौरान वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग की आदत वो भी डालें, ठीक है। सो चलो भाई, उम्मीद तो मैंने यही की है कि आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो, पूरा वीडियो देखा है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों से ये फीडबैक मांगूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जाओ, आपके पास जो भी किताब है, कोई सी भी रेफरेंस बुक, कहीं से भी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे प्लीज ये बताओ कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने गए तो आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे कुछ अंतर दिखा। डू यू नोटिस सम इंप्रूवमेंट इन हैंडलिंग फिजिक्स न्यूमेरिकल्स? सो प्लीज शेयर योर फीडबैक बिकॉज योर फीडबैक इज इंपॉर्टेंट टू अस। तो मैं अभी चलती हूँ और आती हूँ बहुत ही जल्द अगले चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ, जो कि होने वाला है एकदम जबरदस्त और धमाकेदार। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नर हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स,
and online tests absolutely free of cost. LearnoHub क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है LearnoHub नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ LearnoHub। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है LearnoHub स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। LearnoHub फ्री है पर बेस्ट है।